हेलो फ्रेंड्स, PYQ सीरीज में आज मैं नवंबर 2017 का सॉल्व PYQ UGC नेट पेपर 1 का लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहांस्ड बाय। इन ए क्लासरूम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन जो है वो किससे एनहांस हो सकता है, किससे बढ़ सकता है। 4 ऑप्शन है। एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड, तीसरा है यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स एंड एस्टैब्लिशिंग द व्यू पॉइंट, एस्टैब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट। पहला है कि स्टूडेंट्स का इग्नोरेंस को एक्सपोज करके इससे तो स्टूडेंट्स डिमोरलाइज हो जाएंगे, ये नहीं होगा। इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड, बहुत सारा इंफॉर्मेशन लोड देने से क्या होता है कि बच्चे रिसीव नहीं करते हैं। यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स मतलब बहुत तेज आवाज में ऑडियो टूल्स का यूज करना, ये भी नहीं, बल्कि स्टैब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट। जब स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक व्यू पॉइंट स्टैब्लिश करते हैं तो जो आप मैसेज देते हैं वो ज़्यादा बच्चों तक पहुंचता है, इसलिए आंसर होगा स्टैब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट, डी। अगला क्वेश्चन है, द स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन in a classroom can reduce the students। स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन क्या होता है, इस एक क्लासरूम में क्या रिड्यूस करता है। तो पहले हम जानें कि स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक प्रोसेस है जिससे कि प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग है कि यह है इम्प्रेशन रिक्रिएट करना कि जो भी रियल साउंड आ रहा है या रियल और इमेजिन साउंड जो है एनवायरनमेंट में, उससे लोकेशन, ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता चल रहा है। तो ये क्या करेगा, ये टीचर के लिए रेस्पेक्ट को कम करेगा और मोटिवेशन फॉर एक्सलेंस बढ़ाएगा, या इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन को कम करेगा, या कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। तो इसका आंसर होगा कि अगर स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन क्लासरूम में क्या कम करेगा, कॉग्निटिव लोड को कम करेगा, क्योंकि वो इम्प्रेशन इस तरह से क्रिएट करेगा कि वो परसीव कर सके स्टूडेंट, तो समझने में आसानी होगी। तो उसका ये लोड, कॉग्निटिव लोड जो है, अंडर नॉलेज रिलेटेड लोड, वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज और हर प्रेजेंटेशन विथ ए। एक गुड कम्युनिकेटर जो होता है वो अपना प्रेजेंटेशन किस चीज़ से शुरू करता है। तो पहला है नॉन सिक्विटर। नॉन सिक्विटर क्या होता है, यह एक स्टेटमेंट होता है जो कि लॉजिकली फॉलो करता है प्रीवियस स्टेटमेंट से, मतलब पहले जो स्टेटमेंट है उसके साथ उसको कनेक्ट करने से ये कम्युनिकेटर जो है ये मतलब उससे जोड़ सकता है अपना प्रेजेंटेशन। दूसरा है रिपीटिटिव फ्रेज, मतलब एक ही बात को बार बार बोलने से। तीसरा है आइस ब्रेकर। इसमें क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेटर अगर किसी क्लास अपना प्रेजेंटेशन कैसे शुरू करेगा, क्लास में जाकर कैसे सबका साइलेंस को तोड़ेगा। तो आइस ब्रेकर जो होता है वो साइलेंस को तोड़ता है। तो आइस ब्रेकर जो है वह एक होता है कि ग्रुप में वार्म अप करने के लिए, कि बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए जो चीज़ किया जाता है उसे आइस ब्रेकर कहते हैं। तो जैसे कोई वर्ड दे दिए, कोई वर्ड का गेम करा दिए, क्विज कर दिए, कुछ इस तरह का करके। तो कम्युनिकेटर जो होता है, गुड कम्युनिकेटर, वो अपना प्रेजेंटेशन पहले बच्चों को वार्म अप करता है, बातचीत में लाता है, उनका साइलेंस को ब्रेक करता है, तब शुरू करता है पढ़ाना या बोलना। तो इसका और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, अगला है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जटिल क्वेश्चन करके। तो नहीं, जटिल क्वेश्चन से बच्चे जो भी होता है कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो आइस ब्रेकर ही इसका आंसर होगा, जिसमें कि वार्म अप किया जाए ग्रुप को, कोई ऐसा वर्ड या कोई गेम या कोई क्विज शुरू करके। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर इस तरह से बिगिन करता है, स्टार्ट करता है। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड बी एसेंशियली बी। क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच, वो क्या होना चाहिए, उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए, एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब होता है कि अपनी एबिलिटी को शो करे जो कम्युनिकेटर है,
क्लासरूम कम्युनिकेशन में कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है, दूसरे की फीलिंग को भी समझ रहा है। तो ये हुआ एम्पैथेटिक। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हुआ कि वो केवल एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से बाकी बात कर रहा है जिसको कि वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। नॉन डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। और कॉन्ट्राइव्ड मतलब हार्ड टू बिलीव, ऐसी भी बातें क्लासरूम में कम्युनिकेशन में नहीं शुरू करनी चाहिए जो बिलीव ना कर सके। तो इसलिए इसका आंसर होगा एम्पैथेटिक। क्लासरूम कम्युनिकेशन में एम्पैथी सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगला है The interaction between teacher and student create a zone of proximal. Zone of proximal क्या होता है कि teacher should stress the connection between learners. Zone of proximal तब बनता है जब आप लर्नर के साथ उसका प्रीवियस नॉलेज को करंट नॉलेज के साथ जोड़ते हैं, या कोई भी चीज़ आप सिखाने जा रहे हैं तो उसको पहले से जोड़ के सिखाते हैं, तब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल होता है, तब बच्चे जुड़ते हैं। तो इसमें द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट्स ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। तो इससे क्या होता है, इंटरेक्शन डेवलप करता है। तो इसका आंसर होगा डेवलपमेंट। कंफ्यूजन नहीं डेवलप करता है, ना ही डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब बिगाड़ जाना, मतलब ऑल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल जो चीज़ है उसको बिगड़ना, या डिफरेंस मतलब अंतर नहीं, बल्कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल से इंटरेक्शन बढ़ता है। प्रीवियस नॉलेज के बारे में क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्रॉक्सिमिटी बढ़ती है, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट टीचिंग एंड लर्निंग का बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग, पहला। दूसरा, टीचिंग इज सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। तीसरा है टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। चौथा है टीचिंग इज ए काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। अगला है टीचिंग इज एन इंटरैक्शन एंड इज triadic in nature, whereas learning is active engagement in a subject domain. तो इसका आंसर होगा, हम क्या क्या चीज को लेंगे इसमें। तो पहला इसमें हम लेंगे कि टीचिंग सोशल एक्ट है वाइल लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। सही, इसमें ग्रुप को सिखा रहे हैं तो सोशल एक्ट है और लर्निंग हर कोई अपने अपने हिसाब से लेता है। दूसरा इसका हम लेंगे टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग, ठीक है। और इसमें फिर ये लेंगे टीचिंग इज एन इंटरैक्शन एंड इज ट्रेडिक इन नेचर वेयर एज लर्निंग इज एक्टिव एंगेजमेंट इन ए सब्जेक्ट डोमेन। सो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई the learner characteristics which would facilitate teaching learning system to become effective. Choose the correct code to indicate your answer. इसमें आपको लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को सेलेक्ट करना है जो कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम में हेल्पफुल हो। पहला है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, दूसरा है लर्नर्स फैमिली लीनिएज, तीसरा है एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, चौथा है लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, पांचवा है लर्नर्स फूड हैबिट एंड हॉबीज, ये मतलब नहीं है लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन। तो इसमें इसका आंसर होगा, पहला लेंगे इसमें प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, फिर होगा एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर और लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये तीनों चीजें जिसमें ए, सी और डी होगा वही इसका आंसर होगा। ये तीन चीज प्रभावित करती हैं। अगला है इन फाइनलाइजिंग द थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेज। सप्लीमेंट्री पेज में क्या होता है कि जिसमें हम बिब्लियोग्राफी में किस किस बुक को देखा, क्या क्या सारा चीज का रेफरेंस देते हैं, और टेबल्स और कंटेंट्स का अपेंडिसेस जो होता है, इसका ये आंसर होगा सी।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग का सबसे की बिहेवियर क्या होता है? पहला है कि स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है प्लानिंग। दूसरा है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चन पूछना, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या है कि जब भी आप इफेक्टिव टीचिंग करते हैं तो आपका इंस्ट्रक्शंस में जो आप पढ़ा रहे हैं तरीके में वैरायटी होना चाहिए, तब बच्चों को इंटरेस्ट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च which of the following research types focus on ameliorating the prevailing situation? देखिए, ये हमेशा से ये क्वेश्चन आ रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है, बार बार आ रहा है, और ये एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन है जो कि प्रिवेलिंग सिचुएशन को इमीडिएट जब जिसको सुधारना होता है उसके लिए जो भी रिसर्च टाइप को हम अपनाते हैं उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। अगला है, हर एग्जाम में एक्शन रिसर्च का एक क्वेश्चन होता है, ये है, ए रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग एंड एंजाइटी प्रोनेस चिल्ड्रन, विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस? इवेलुएट कर रहा है किस चीज का? एंजाइटी प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें वो कौन सा मेथड लगाएगा? तो एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, सर्वे मेथड और केस स्टडी मेथड। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स का एंजाइटी प्रोननेस है जो कि ऑलरेडी हो चुका है रिसर्चर के इंटरफेरेंस से पहले, तो इसमें वो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड लगाएगा। इसमें ही होता है कि जो चीज हो चुका है उसको इवेलुएट करना है, तो उसमें एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड लगता है। Which of the following is a susceptible to the issue of research ethics? इसमें से कौन सा रिसर्च एथिक्स के लिए के ख्याल से संदेहात्मक है? फॉल्टी रिसर्च डिजाइन, चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। इसमें होगा कि रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, ये अनएथिकल हो जाता है, दूसरे का फाइंडिंग्स को ये करना। On the basis of summative test, a teacher is interpreting his or her students' performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior. This will be called summative। क्या होता है? जिसमें कि जो जजमेंटल होता है, जो पास फेल बताता है, तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस किस वेलनेस इन लाइफ स्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, ये कौन सा टेस्टिंग है? इसे हम कंटिन्यूअस में तो वो हमेशा हर चीज का रिकॉर्डिंग होता है, नॉर्म में होता है, क्लास में क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज एंड इश्यूज में बी मेड पॉसिबल? किसमें वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज को हम डील करते हैं? तो वर्कशॉप में नहीं, कॉन्फ्रेंस कई दिन तक चलता है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम में डील करते हैं। रिसर्च आर्टिकल में तो हम आर्टिकल लिख दिए, सिंपोजियम में ये सब कम समय का होता है और इसमें लिमिटेड लोग होते हैं जो किसी इशू पर डिस्कस करते हैं, इसलिए कॉन्फ्रेंस लंबे समय तक चलता है और इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, तो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज कॉन्फ्रेंस में आता है। अगला क्वेश्चन है, असर्शन है कि ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। ठीक है, इसका रीजन है कि लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। अब ये दोनों में देखना है कि क्या सही है। तो पहला बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ इन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ए सही है और लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। ऐसा नहीं है, लर्निंग कहीं से भी आता है, लर्निंग केवल टीचिंग से आता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
रिप्रेजेंट बिलियन कैरेक्टर्स। इसमें से कौन बिलियन कैरेक्टर को बताता है? मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट एंड टेट्राबाइट। हम जानते हैं कि एक बाइट के बराबर 8 बिट्स के बराबर एक बाइट होता है, तो बिलियन कैरेक्टर गीगाबाइट में होता है। Which of the following domain is used for profit business? .net, .edu, .com and .org। .net में क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए किया गया था, इसलिए ये नहीं है। .education जो है ये एड्रेस यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के होते हैं, ये भी नहीं है। हम प्रॉफिट बिजनेस के लिए क्या यूज होता है? .com, क्योंकि कोई भी इसको कॉमर्शियल, ये जो है टॉप लेवल डोमेन है और कॉमर्शियल्स के लिए यूज होता है, और यूज बाय कॉमर्शियल वेबसाइट कोई भी रजिस्टर कर सकता है, इसलिए इसका। और .org क्या होता है? .org रेफर करता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि वेबसाइट का यूज करते हैं। कॉमर्शियल के लिए जो कंपनीज यूज करती हैं उनका, जिनका एम होता है कंपनीज के द्वारा ये यूज होता है। इसका .com को कोई भी यूज कर सकता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए। द डेटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड, फाइल्स एंड डेटाबेस। तो इसका आंसर हम यही जानते हैं कि पहले बिट्स होता है, फिर बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेस। इसमें बाकी सब में ये सीक्वेंस नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूज्ड एज इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज। यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस एंड अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक। तो यूएसबी को कहते हैं हम यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि कंप्यूटर को बहुत सारे डिवाइसेस से जोड़ता है। यूएसबी से हम कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, हार्डवेयर डिस्क कुछ भी जोड़ सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। थैंक यू।